तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। बाअदब बा मुलायजा होशियार साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वतन वापस पहुँच गए, और जब आप पहुँचे तो क्या नादरा, क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, तमाम ही ममालिक की, हमारे मुल्क की तमाम ही इदारों ने उनका वालियाना इस्तकबाल किया। आम आदमी ने भी उनका इस्तकबाल किया, इवन कबूतरों ने भी उनका वेलकम किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने तकरीर भी की और उस तकरीर में कई गिले शिकवे किए और अपने दौर की यादें भी दोहराई, लेकिन हल नहीं बताया कि आखिर हल क्या होगा। क्या नवाज शरीफ की वतन वापस आने से ही इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी? और आपकी जो वापसी है उस पर तनकीद भी की जा रही है कि आपको 10-10 मिनट पहले, एक दिन पहले ज़मानतें भी मिलती गई, नादरा एयरपोर्ट पे जाके बायोमेट्रिक भी करवाता रहा। तो क्या ये मैच फिक्स है? पीपल्स पार्टी के हलकों से ये आवाज़ आ रही है कि ये मैच फिक्स हो चुका है। इसका मतलब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के एक बार फिर वज़ीर आज़म बनेंगे 2024 में। क्या ये आम आदमी सोचने पे अब मजबूर है? क्या वही जिस तरह चेयरमैन पीटीआई को लाया गया था अब नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है? तमाम मौजूद पे बात करेंगे। आर्मी एक्ट से लेकर दीगर मुल्क में जो डेवलपमेंट हुई है। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं के द्वारा आपने मुल्क की सियासत से सज्जाद ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी में ज्वाइन किया। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सलीम सचवानी साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। शाह साहब, पहले आते तरह ये आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट पर, जी बिल्कुल, ये अच्छा हुआ काजी फायज ईसा, और ये चेमा गोयां थी कि पहले भी इस तरह के मामलात फेस कर चुके हैं काजी फायज ईसा साहब, और ये मामलात आम आदमी के हक में होंगे। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साजिद, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के किसी सूरत भी ये हक में नहीं है कि आर्मी एक्ट को ख़त्म किया जाए। इसका मतलब फायज ईसा ने गलत किया? देखें, अब ये रिव्यू जाएगा, रिव्यू एडमिट कर रही है गवर्नमेंट इंशाल्लाह, मैं जहाँ तक मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं, और उस रिव्यू पिटीशन को गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है, ये इख्तियार मौजूदा गवर्नमेंट के पास भी है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं देखता हूँ कि 52 से लेके आज तक जो आर्मी एक्ट के तहत जो सजाएं दी गई, तो क्या उनके घरों पे जाके अदलिया के कहने पे माफिया मांगी जाएंगी कि आपको हमने सजाओं में रखा था, या आपको सजाएं हो गई थी, या आर्मी एक्ट के तहत आप गिरफ्तार हुए थे? तो इतने बड़े मजालिम को जो कर गए हमारी मुमलिकत के साथ, या हमारे मुल्क पे हमलावर हुए, चाहे वो कोई सिविलियन हो, कोई सियासी लोग हो, तो वो कैफर किरदार को तो नहीं पहुंचेंगे। इस तरह तो उनका जो मोराल अब हो जाएगा, बल्कि उनको आम कोर्टों से जो है वो जमानतें मिलना शुरू हो जाएंगी, और आम कोर्टों से वो बरी होकर भी बाहर आ जाएंगे। तो जिसका मुंह उठेगा वो जाके जो है वो हसास इमलाक के ऊपर हमला कर देगा, वो अफवाज पाकिस्तान की बेइज्जती कर देगा, वो इदारों को नुकसान पहुंचा देगा। कल अदलिया पे भी कोई इस टाइप के मामला होते हैं और हो चुके हैं नवाज शरीफ के दौर में। आपको आम आदमी जो टैक्स पेयर है, रिसेंटली हुए थे सर, रिसेंटली हुए, बहुत पुरानी बात नहीं है, रिसेंटली हुए। नहीं तो आम आदमी फिर शाह साहब कहाँ जाए? आम आदमी ऐसी हरकत क्यों करे? सिविलियन कोर्ट्स पहले ही थी, अब आपने आर्मी कोर्ट भी बना दी। आप देखें, आपके और मेरे लिए तो नहीं बन रही है ना। जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिनके अज़ाइम ही गलत हैं, वो कौन है? वही लोग चाहते हैं कि आर्मी एक्ट जो है खत्म हो जाए और ये जुल्म है और फलाना है। लेकिन खोसा साहब और एतजाज हसन ने जो अपनी डूबती वकालत को बचाया, मैं उनको भी सलाम करता हूँ, और उनके हक में फैसला आ गया, ये भी एक सलाम है मेरा उनको कि भाई ठीक है, फैसला भी आ गया। मगर ये जरूरत है इस मुल्क की, जहां पे इसका मतलब आप हक में हैं कि ये जस्टिस फायद ईसा ने ये फैसला सही नहीं दिया। जो आर्मी एक्ट बनाया गया था, जो आर्मी की कोर्ट्स बनाई गई थी, जिन पे मुकदमात पीटीआई के भी लोगों के चल रहे थे, दीगर भी चल सकते हैं क्योंकि एक कानून बनाया गया, तो वो ठीक है? नहीं साजिद, देखें, पहली बात ये कि एज ए कॉमन मैन, एज ए जर्नलिस्ट, मैं अदलिया पे तनकीद करने का राइट नहीं रखता, लेकिन जो मुल्क को नुकसान उड़ा दिया ना भाईजान, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। जवाब दे, यस और नो कैटेगोरिकल आप मुझसे अगर जवाब लेना चाहते हैं तो मैं जवाब दूंगा कि अदलिया के इस फैसले से मुल्क को नुकसान है और दहशतगर्दों के हौसले बढ़ जाएंगे। आगे आपका पॉइंट सलीम से जल्दी, पहले मैं जरा नवाज शरीफ साहब पे भी आते हैं। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, बीइंग ए मुस्लिम, हमें इंसाफ वो जो नजर आए कि इंसाफ है। क्या आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमा चलेंगे, कौम को नजर आएंगे कि वो क्या ट्रायल कर रहे हैं और किस बेस के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं? सही। क्या नजर आएंगे सर? नहीं नजर आएंगे।
तो ये किस तरह हम इसको इंसाफ मानेंगे? हम इसको कैसे इंसाफ? हसन अस्करी जो आर्मी के ही बंदे से उनके साथ जिस तरीके से ज्यादती की गई थी और अपने सीनियर्स के कहने के ऊपर उनको सजा दे दी गई थी, जबकि उनका कहना सिर्फ ये था कि आर्मी चीफ की जो तकरीर हुई है वो गैर आईनी हुई है और गैर कानूनी हुई है। वो उनका राइट था, वो उसके ऊपर कोई गैर मुमालिक से मदद नहीं ले रहे थे, वो उसके लिए कोई लोगों को तरबियत नहीं दे रहे थे, पकड़ के लोगों को फौजियों को जमा नहीं कर रहे थे कि आओ मिलकर बगावत करें, ये गलत हुआ। इस तरह की कोई बात नहीं थी। उन्होंने अपने सीनियर्स से कंप्लेन की कि भाई ये हमारे जो है ये गलत हुआ है। उस गलत सीनियर से कंप्लेन करने के ऊपर उनको सजा दे दी गई। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कोई इंसाफ तो ना हुआ। बीइंग ए मुस्लिम, जितने भी कवानीन है, चाहे आर्मी के हो चाहे वो हमारे अदलिया के हो, बीइंग ए मुस्लिम इसको हमें परखना चाहिए, क्योंकि आईन हमारा कहता है कि कोई भी गैर इस्लामी कानून इस मुल्क के अंदर नहीं होगा। तो हमें तमाम आर्मी के कवानीन को ऊपर नजर रखनी चाहिए, तमाम आर्मी के कवानीन को इस्लामी शरई अदालत में भेजने चाहिए कि वो क्या इस्लाम से तसादुम रखते हैं या क्या इस्लाम से मुताबिक रखते हैं। सबसे पहले तो यह काम होना चाहिए, बाद में यह होना चाहिए कि आर्मी एक तरह चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। और इस वक्त यह फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इंसाफ होता हुआ नजर ना आए तो वो अदालत ही नाकाबिल कबूल है, जो अपने आप को शो न करे। ठीक है, आगे आगे आपका पॉइंट हमें इस वक्त ज्वाइन किया है आप सीईओ। मैं आपको एक और बात भी कहूं, ये सिर्फ आम आवाम के लिए नहीं है, ये हमारे फौजी भाइयों के साथ भी यही चीज होनी चाहिए। नजर आना चाहिए कि इनके साथ इंसाफ हो रहा है, नजर आना चाहिए कि वो इस्लामी कवानीन के तहत उनको सजा मिली है, नजर आना चाहिए इनकी ये गलती थी। ऐसा नहीं है कि जो सीनियर ने बोल दिया वो हो गया। ये तमाशे बंद होने चाहिए उस मुल्क के अंदर। आगे आपका पॉइंट जब मैं आता हूं आपके पास। इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया है, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कई अदवार मुल्क की सियासत के लिए। बहुत शुक्रिया सर। इकबाल अडवाणी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। थैंक यू भैया। इकबाल अडवाणी साहब, पहले ये आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट को जस्टिस फायद ईसा ने कहें आसान अल्फाज में उड़ा दिया, ये ठीक हुआ? हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही हुआ, सही डिसीजन है। लेकिन उसको इस तरह से देखना था कि क्योंकि अभी इस तरह के वाकयात हो जहाँ पर फौजी तंसीबात पे हमला हो, तो उसके लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। अगर सिविलियन जाके अगर फौजी तंसीबात पे हमला करेंगे तो फिर हर केस अगर सिविलियन का इसी तरह चले सिविलियन कोर्ट में, तो फिर ये भी एक गलत है। लेकिन फिर भी चले, अच्छा फैसला है, कोई बुरा फैसला नहीं है, लेकिन आगे उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बताइए, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब वतन वापस पहुंच गए, तो कहा यह जा रहा है, अभी तनकीद की जा रही है कि दूल्हे की तरह उनको लाया गया, उनके केसेस खत्म हो गए, कोई रुकावट नहीं आई, नादरा चल के एयरपोर्ट चला गया। नादरा, ये किसके कहने पे सब हो रहा था? क्या वाकई पीपल्स पार्टी कह रही है ये मैच फिक्स है? बिल्कुल, नो डाउट, इसमें तो सब नजर आ रहा है कि पहले से फिक्स हो गया मैच के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बनेंगे और बाकी किसी पार्टी को इतना चांस नहीं दिया जाएगा। लेकिन मसला ये है कि नवाज शरीफ बन भी क्या कर लेगा? अभी पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी, तो एक तरह से नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन लोगों ने क्या किया, तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान का जो पीडीएम गवर्नमेंट में हुआ, तो वही नवाज शरीफ आगे करेगा। मैं एक कबूलियत और मकबूलियत का फैक्टर भी तो है ना अडवाणी साहब हमारे पास, तो क्या नवाज शरीफ साहब इदारों को कबूल है? फिलहाल नजर आ रहे हैं कि कबूल है, मकबूल तो नहीं है, अभी कबूल है, और जो मकबूल है वो कबूल नहीं है, इसलिए वो अंदर है। यही एक सच्चाई है पाकिस्तान की। अच्छा, चेयरमैन पीटीआई मकबूल है? हाँ, जो बंद है वो मकबूल है और जो मकबूल नहीं है वो कबूल है। अब कबूल है तो पाकिस्तान में जो कबूल है वही बन जाता है, तो फिलहाल कबूल है तो वो बनेंगे। लेकिन वो अभी तो मकबूलियत के हवाले से बात कर रहे हैं, तभी तो वो हालात है कि अगर नून लीग अकेली भी रेस में हिस्सा लेगी तो भी वो दूसरे नंबर पे आएगी। तो मकसद कहने का ये है कि वही गवर्नमेंट आएगी पीडीएम की और इसी तरह चलेगी, और अगर वो इदारों से टकरा नहीं जाएंगे तो फिर इनका भी यही हाल होगा। अच्छा, आप चूंकि आपकी बड़ी बसीरत है पाकिस्तान की सियासत में, पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं की अगर स्टेटमेंट मौजूदा देखें तो बर्फ पिघलती हुई पीटीआई की तरफ नजर आ रही है, तो क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद आप देख रहे हैं फ्यूचर में? देखिए, इत्तेहाद अगर नहीं भी होगा तो मुझे लगता है कि जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आएगी, शायद पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा शायद नहीं बने। पीटीआई से इत्तेहाद हो या नहीं हो वो नहीं कह सकते हम लोग, ये कब्जे वक्त हो जाएगा, क्योंकि अभी पीटीआई की वो पोजीशन नहीं है, इनकी कोई टिकट भी लेगा कि नहीं, उनको इलेक्शन लड़ने भी दिया जाएगा कि नहीं, वो तो बहुत बड़ा सवाल या निशान है। लेकिन हाँ, पीपल्स पार्टी, मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी शायद अब जो गवर्नमेंट बने, अगर बनेगी 100% नून लीग और इत्तेहादियों के साथ ही बनेगी, उसमें इस्तेकाम पार्टी मुझे लगता है आगे होगी, शायद पीपल्स पार्टी उसमें नहीं हो। अच्छा, लास्ट में आखिर में मुझे आप ये बताइएगा कि जनवरी के आखिर में
लेकिन डेट अभी तक नहीं है। क्या वाकई जनवरी के एंड तक डेट आ जाएगी? इलेक्शन करीब है और इस इलेक्शन में जो चेयरमैन पीटीआई की पीटीआई है वो होगी? पीटीआई नहीं होगी तभी इलेक्शन होंगे मुझे लगता है, क्योंकि अगर पीटीआई होगी तो फिर तो इलेक्शन मुश्किल है। कि मुझे नहीं लगता अगर खान साहब को आज अगर छोड़ दिया सर जाए, आप लफ्ज इलेक्शन नहीं सिलेक्शन इस्तेमाल करें। तो बहुत बड़ी बात है। लाहौर में भी एक सीट नहीं मिले नून लीग को, इतनी मकबूलियत है पीटीआई की। खान साहब आज के पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर लीडर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उनको रिलीज कर दिया जाता है और उनको इलेक्शन करने का मौका उनको नहीं भी दिया जाए, अगर वो टिकट भी, मुझे लगता है जिसको भी टिकट देंगे वो बंदा जीत जाएगा। तो शायद पीटीआई को शायद इलेक्शन से बाहर ही रखेंगे। इसी वजह से इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट नहीं हो रही कि उसको किस तरह एडजस्ट करना है। जब तक उनको एडजस्ट नहीं किया जाएगा और उनको इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिलेगी, शेख रशीद साहब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। शेख रशीद साहब भी चले गए, शेख रशीद साहब भी चले गए, बाय बाय टाटा है, पीटीआई को छोड़ दिया। अभी कुछ बचा है? देखिए मसला यही है ना कि अभी जो भी जा रहे हैं वो किस वजह से जा रहे हैं वो आपको भी पता है कि किसको कहां से क्या ऑर्डर आ रहा है। यानी कोई अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, ये भी एक सच्चाई है, उसको भी मान लेना चाहिए। लेकिन पीटीआई का सब लीडर भी चले जाए, जहां तक आज की जो हालात है, खान साहब जिसको भी टिकट देंगे वो इलेक्शन जीत जाएगा। अच्छा। वो कोई भी आप हो भी हो, किसी को भी सीट वो टिकट देंगे वो जीत जाएंगे। तो पीटीआई का कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, इसके बाद ही मुझे लगता है इलेक्शन होंगे। नहीं तो खान साहब, अगर खान साहब को ये पावर है कि वो टिकट बांट सकते हैं, तो मुझे लगता है पीटीआई हर जगह आज भी जीत जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इकबाल अडवाणी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, आपने भी अपना कीमती तजिया दिया। सलीम सिचौली साहब, मैंने आपको रोका था, मैं चाहूँगा आप कंटिन्यू करें। अब हम आते ज़रा साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर। मरीम नवाज साहबा आप दीदा हो गई, उनकी आंखों में आंसू थे और कहने वाले कह रहे थे एक बेटी की जीत हुई है, वो अपने बाप को आखिर मुल्क में ले ही आई। तो क्या अच्छा नहीं है ये पाकिस्तान की सियासत के लिए कि चलो वो आ गए, अब वो केसेस भी फेस करेंगे, मुल्क में भी रहेंगे, आप भी सियासत करें। लेवलिंग प्लेइंग फील्ड का एक शिकवा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को होता था, क्या वाकई पीटीआई को लेवलिंग प्लेइंग फील्ड से बाहर कर दिया? सर पीटीआई को कभी लेवलिंग प्लेइंग फील्ड की जरूरत न थी, न है, न होगी। आप इलेक्शन करवाएं, जैसे आपको लग पता जाएगा कि कौन किसके साथ है। ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये कहना बड़ा आसान है, मगर उस ताकत के सरचश्मे को कभी वोट का हक नहीं दिया गया है। इस ताकत के सरचश्मे को हमेशा दबा के रखा गया है। इस ताकत के सरचश्मे से हमेशा नाइंसाफी हुई है। यानी वोट को इज्जत दो का नारा ठीक था वो इनका मकसद। मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वोट को इज्जत दो का नारे को गलत नहीं कह सकते, मगर सर वोट को इज्जत देने के लिए प्रैक्टिकल इमरान खान साहब ने किया प्रैक्टिकल काम। इसके लिए इन्होंने बायोमेट्रिक लाया ताकि आवाम के मुंतखब वोटों से जो जीत के आएगा वही आवाम का ख्याल करेगा। जो एस्टेब्लिशमेंट के, जो मुल्की और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के, हमारे यहाँ पे सिर्फ हमारा आर्मी चीफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से आता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से आता है। सर एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने कहा तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को कहा, जिसके बाद ये सारे ड्रामे जो है ना शुरू हुए इनके, और रिजीम चेंज का ड्रामा हुआ है। तो सर ये जो बातें हैं, जब तक हम गुलाम बन के जिंदगी गुजारना चाहेंगे उस वक्त तक तो आप ये समझ लें कि हम तरक्की की राहों पे नहीं आ सकते। हमारी मादनियात खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान से जा रही है, इसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? क्या कौम को मालूम है? क्या वेबसाइट पे उन्होंने डाला हुआ है कि ये निकल रहा है, ये हो रहा है, और बैरून ममालिक में जाके उसका एनालिसिस क्यों हो रहा है? मुल्क के अंदर होना चाहिए, वो मशीन मुल्क के अंदर होनी चाहिए जो एनालाइज करे, मालूम पड़े कितना तांबा है, कितना सोना है, इधर दीगर मादनियात है। मुल्क को तबाही से बचाना है तो रूल ऑफ लॉ और करप्शन के खात्मे के लिए काम करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा मजदूर भी खुशहाल होगा और हमारा सिपाही भी खुशहाल होगा और हम भी खुशहाल होंगे। और मुल्क को तालीम याफ्ता और खुशहाल बनाना चाहिए तो बीइंग ए मुस्लिम हम वो किरदार अदा कर सके कश्मीर के लिए, बीइंग ए मुस्लिम हम किरदार अदा कर सके फलस्तीन के लिए। आज हजारों फलस्तीनियों का खाना खराब किया गया, हजारों मकानात तबाह कर दी गई, 27 हॉस्पिटल गजा के अंदर बर्बाद कर दिए गए, 27 हॉस्पिटल उन्होंने तबाह कर दिए। कोई इंटरनेशनल कोई कार्रवाई ना हुई, यूएन लोग खाली लफ्जी बयान दे रहे। कहाँ यूएन की फौजें जो पहुंच जाती थी, सारे जमा होकर पहुंच जाते थे, इराक में सारे जमा होकर पहुंच जाते थे, अफगानिस्तान में कहाँ है वो फौजें? और कहाँ है हमारे 52 ममालिक की वो फौजें जो इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी थी या इस्लाम से लड़ने के लिए बनी थी?
कहाँ वो मैदान में आनी चाहिए सर। सब 1973 में भुट्टो साहब ने जो भेजे थे तैयार है, इसी तरह का किरदार अदा करना चाहिए इस वक्त की गवर्नमेंट को। नहीं तो छोड़े गैरतमंद लीडर को, कराएं इलेक्शन, लग पता जाएगा ये यहूद और नसारा को कि किस तरह जवाब मिलता है इनको। आगे आपका पॉइंट। शाह साहब, आप साबिक वज़ीर नवाज शरीफ की वापसी को आप कैसे देख रहे हैं? मुल्क के लिए बेहतर है? मैं साजिद 1-2 मिनट आपके लूंगा, तशनगी रह जाएगी। जी जी। जो हम जहाँ पे चले थे कि ये आर्मी एक्ट के ऊपर हमने आगाज किया था अपनी गुफ्तगू का, 2015 में 11 जजेस ने, इसी मुल्क की अदलिया के 11 जजेस ने आर्मी एक्ट को वैलिड किया था। 2018 में 5 जजेस ने आर्मी एक्ट को वैलिड किया था। ठीक है, तो रिव्यू जो है इस पॉइंट के ऊपर बनेगा और आप देखेंगे कि ये मामला बैठेगा। अब आ जाते हैं हम पॉलिटिकल रूट के ऊपर। जो आपका क्वेश्चन है कि नवाज शरीफ को जो दूल्हा बना के लाया गया, दूल्हा बना के उतारा गया, सजा के उतारा गया, यही जुमले थे आपके। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि दूल्हा बना के, अगर ये पीटीआई का एक मौक़िफ़ है कि जी वो मुजरिम था, वो मुल्जिम था, वो चोर था, यही नारे थे ना, तो दूल्हा बना के निकाला क्यों गया था? उस वक्त भी दूल्हा बना के निकाला गया था। वो जेल में थे। आपके लोगों में दम है, आपके लोगों में दम है, तो आप जेल से अपने साइड से निकाल लें। निकाला 4 हफ्तों की छुट्टी पे गए थे सर। देखिए, निकाला किसने? मैं कहता हूं अगर सजा हो चुकी है, एक आदमी मुजरिम साबित हो गया है, उस वो हुकूमत के अंदर किस तरीके से जा रहा है? तीसरी बात पे मुझे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। और ऑब्जेक्शन आप फाइल करें, नहीं मरेगा। ऑब्जेक्शन आप फाइल करें, साजिद ऑब्जेक्शन फाइल होना चाहिए। ये इनकी तरफ से गलत बात की गई, तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? एक और समझदार और एक पढ़े लिखे सिटीजन होते हुए इन्होंने बहुत बड़ी बात अभी पॉइंट लेके चले अपनी गुफ्तगू के अंदर कि जी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट पे जो है वो इन्होंने बात डाली कि जी आर्मी चीफ की सिलेक्शन भी वहां से होती है। इट्स इम्पॉसिबल। आर्मी जो है वो अपनी सीनियरिटी पे, अपने लॉ के तहत चलती है, कोई डिक्टेट नहीं करता और कोई प्रेशर नहीं होता इंटरनेशनल लॉ का। जिसके भी है गलत अल्फाज है, गलत बात है, एक जगह पे नाइंसाफी हो जाए तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। मुल्क की सबसे बड़ी एजेंसी जो हमारा दिफा रखती है, हमारे मुल्क का दिफा रखती है, बहुत सोच समझ के जुमले अदा करने चाहिए। पहली बात तो ये। सियासी रूट के ऊपर आप बात करते हैं इलेक्शन की, तो नवाज शरीफ का आना इस चीज को साबित करता है कि इलेक्शन अपने टाइम पे होने जा रहे हैं। और इस वक्त जो आपने दूसरे पॉइंट को उठाया था कि पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात है, एडवानी साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी, तो बगैर पीपल्स पार्टी की 90 सीटों के कोई भी हुकूमत नहीं बन सकती, ये बात तय है। और पीपल्स पार्टी की 90 सीटें जिंदा हैं सिंध के अंदर, वो रहेंगी, वो आएंगी और कोई बेवल बदल नहीं है। और वफाक को प्राइम मिनिस्टर चूज करने के लिए उन सीटों की जरूरत है, वोट चाहिए होगा असेंबली के अंदर। तो पीपल्स पार्टी जो है, नवाज शरीफ नून लीग जो है, अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हर आदमी का ये जहन होगा कि हम अपना कोरम पूरा करने के लिए उस सियासी पार्टी से इलाक करें जो सियासी पार्टी का वोट वजीर आजम लाने में साथ दे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल को फिर कैसे वजीर आजम बनाएंगे? मेरे भाई देखें, वो एक सियासी पॉइंट है, ये बयान कई दिन से बैठा हुआ है, नारे लग रहे हैं, नारे जरूर लग रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप सूबों के हवाले से चेक करते हैं और ज़मीनी इलेक्शंस के रिजल्ट देखते हैं तो उसमें आपको पीपल्स पार्टी वाज़े खड़ी हुई नजर आएगी। एज ए जर्नलिस्ट आप खुद भी उसको देख सकते हैं कि चारों सूबों में कई मरतबा कई जगहों पे ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, तो हर जगह पे पोजीशन, पार्टी पोजीशन वाज़े हो रही है ना। अच्छा, जहां तक पीटीआई के वोट का ताल्लुक है, जहां तक आप ये कहते हैं जनाब सलीम सचवानी साहब कि वोट बैंक है, वो स्ट्रांग है, ये है, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा, इलेक्शन में आ रही है, चेयरमैन निशान से ही आ रही है। नहीं, इसके ऊपर अभी फैसला होना बाकी है, हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, कबल वक्त होगा मेरा कहना कबल, देखे नहीं, बाहर भी नहीं जा रहे हो, कबल वक्त होगा मेरा कहना। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पीटीआई के लिए बोलेंगे कि वो दवाई लेने पीटीआई को मैदान मिल रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए, वहां पे ये अपना वजन डाले
और बकौल एडवाणी साहब के कि वो अगर खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो उसको वोट मिल जाएगा, तो मैं कहता हूं कि जितनी ये पैरवी करते हैं हमारे सलीम सचवानी साहब, हम खुद भी इनसे मुतासिर हैं, हम खुद भी इनसे इम्प्रेस हुए हुए। हम तो कहते हैं पीटीआई की क़यादत को भी, इनको भी टिकट दो कराची से। शेख साहब कहते थे जी देखें मैं नस्ली असली मैं नहीं कहीं जाता, वो पहले अपनी मुस्लिम लीग लेके चल रहे थे, वो कोई बहुत बड़ा पार्ट थोड़ी थी, एक सीट है, वो आज भी एक सीट है। वो पीटीआई का साथ हो तो उन्होंने वो अपनी एक सीट को चलती हुई कश्ती में डाला था, अपना वक्त गुजार लिया। सलीम साहब कब छोड़े? सलीम साहब को तो टिकट मिलना चाहिए, मैं कहता हूँ कराची से पीटीआई का। इन जैसी क़यादत की तो जरूरत है, बेबाक क़यादत है ये। तो ये तो पैरवी कर रहे हैं, दुनिया चली गई पैरवी कर रहे हैं, तो ऐसे वफादार को तो सबसे पहले टिकट मिलना चाहिए, मैं कहता हूँ। कम अज कम कौमी असेंबली के लेवल पे तो इनको टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, ये मेरी अपनी जाती सोच है और राय है कि इतने कीमती आदमी को कराची से पहले देखे ना, अली जैदी कहाँ चले गए, वो इस्माइल साहब कहाँ चले गए। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों से बेहतर है कि इनको टिकट दिया जाए, और दूध का दूध पानी का पानी। जब ये सीट पे आएंगे तो काम तो करेंगे, सच्चाई तो बयान करेंगे, जैसे ये आज बोल रहे हैं यहाँ बैठ के कुछ बातों को, तो ये किसी प्लेटफॉर्म पे असेंबली में बैठ के भी तो करे ना, तो इनको आना चाहिए। ये बड़ी सादी सी सूरत हाल है कि पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है। शेख रशीद तो चला गया, और कुछ बचा है अभी? मैं बता रहा हूँ, अंदलीब अब्बास गई हैं आज, उनके साथ कुछ और लोग भी गए, लोग तो जा रहे हैं। देखे चढ़ते सूरज की पूजा और डूबते सूरज से निकलना, ये दुनिया का दस्तूर है। शाह महमूद कुरैशी दुनिया का दस्तूर। शाह महमूद कुरैशी का भी कहना मुझे कबल वक्त है, लेकिन मैं आपको ये चीज वसूख के साथ आपके शो में बैठ के कर रहा हूँ कि इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, कैंपेन तेज हो गई है, इस वक्त जो है ये सारी पार्टियां उतर गई हैं और पीटीआई इलेक्शन से बाहर नहीं है। अच्छा, ये बात है। आगे आपका पॉइंट सलीम सचवानी साहब। अब हम आते हैं चूंकि शेख रशीद तो पहले मैं इनकी बात को कर लूं कि जो कह रहे हैं टिकट, तो टिकट का फैसला खान साहब ने करना है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से किसको कर देंगे किसको नहीं देंगे, वो जो फैसला होगा वो सबको कबूल होगा। और दूसरी चीज ये सर, इलेक्शन में ये कह रहे हैं बड़ी खुशाइन बात है कि पीटीआई नजर आ रही है, मगर सर ये वो क्या एमक्यू वाला हिसाब होगा सर? जीत रहा है कोई और जितवाया जा रहा है कोई, क्या ये वही सीन पाकिस्तान के अंदर देखा जाएगा? अगर ये सीन देखा नहीं जाएगा तो 200% पीटीआई जीत रही है, और जब तक पीटीआई जीत रही है इलेक्शन में जाने के लायक नहीं है, क्योंकि इनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। अच्छा सर, पाकिस्तान में को तोड़ने के लिए आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। इनके लाइफ का एक भी एग्रीमेंट आप मुझे दिखाएं जो पाकिस्तान के मफाद का हो, चाहे उन्होंने आईपीपीएस से किया हो, चाहे उन्होंने मादनियात की मद में किया हो, चाहे उन्होंने किसी भी गवर्नमेंट से किया हो। एक एग्रीमेंट अगर आप मेरे को लाके दिखा दें कि इसने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के मफाद का ख्याल रखा है, मैं आपको कहता हूं मैं पीटीआई छोड़ के मुस्लिम लीग में शामिल हो जाऊंगा। एक एग्रीमेंट आप मेरे को दिखा दें, सैकड़ों एग्रीमेंट उन्होंने किए। वो बेगैरत लोग हैं जो इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को बेचने के लिए आए हैं। ये बताए रशिया के तेल के कमीशन जो उनके अकाउंट में गया था रिसेंटली, अवाम को क्या रिलीफ मिला उस तेल का? वो तेल आया और गायब हो गया, वो सिर्फ अवाम को बहलाने के लिए था। सर, ऐसे लोगों को लाने वाले भी मुल्क के दुश्मनी निभा रहे हैं और वो आने वाला तो है ही दुश्मन, मगर जो उनको ला रहे हैं वो भी मुल्क से दुश्मनी निभा रहे हैं। हमारे नादान दोस्त बने हुए या दाना दुश्मन है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, मगर ये दोनों हमारे मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, गुर्बत मजीद बढ़ाने की तरफ ला रहे हैं, मजीद पढ़े लिखों को मुल्क से बाहर ले जाने के लिए ला रहे हैं, मजीद मुल्क को जो है वो तनज़ुल की तरफ लाने के लिए जा रहे हैं। ये मजीद मुल्क कर्जों में डूबेगा सर। अब कर्जे इनको मिलेंगे। जलसा आपने देखा होगा, पाकिस्तान का जलसा आपने देखा होगा, आप लोग कभी दावा किया? सर, मेरे पास पैसे हो ना तो मैं इसे बड़ा जलसा करके दिखा दूं आपको। अगर 5-5 हजार रुपए में, 2-2 हजार रुपए में, 3-3 हजार रुपए में, और बिरयानी की प्लेट और कौरमे की प्लेट और राउंड टेबले लगा के लोगों को लाना है, तो इसे दुगने लोग मैं भी ला सकता हूँ। अगर इनमें है सलाहियत तो आए, अनाउंस करें एक दिन पहले और कर ले दूसरे दिन जलसा, एक दिन अनाउंस करें और उसी वही अनाउंसमेंट खान साहब कर लेते हैं जलसा। लग पता जाएगा कि 10 गुना इनके जलसों से बड़ा ना होना तो मैं आपके प्रोग्राम में आइंदा कभी नहीं आऊंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने जलसा तो चलो देखा, आपने इल्जाम भी लगा दिया कि वो पैसों पर आए थे। चले, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। जलसे को अप्रिशिएट करेंगे, और नवाज शरीफ की सियासत अब आ गए, वो भी मंझे हुए पॉलिटिशियन है, ठीक है, उन पर कई इल्जामात हैं। अच्छा नहीं हुआ सियासत के लिए ये कि चलो सियासी लोग आना तो शुरू हो गए। सर, वो अच्छी बात है, इनको आना चाहिए था, आए इलेक्शन लड़े, अवाम को जवाब दे, मगर सर कौम के सामने वो एग्रीमेंट भी होने चाहिए कि जो खान साहब के दौर में हुए, मुल्क के मफाद में हुए,
जो नवाज शरीफ के दौर में वो मुल्क को बेचा गया है। ये दोनों चीजें अवाम के सामने होनी चाहिए, उसके बाद में फैसला कौम पे छोड़ा जाए कि वो किसको लाती है और किसको नहीं लाती है। ये जो प्लानिंग हो रही है कि हमें किस तरीके से कहां पे सीटें मारनी है, यहाँ पे इस तरीके से नुकसान पहुंचाना है, वहां पे इस तरीके से नुकसान पहुंचाना है, इतने यहाँ से पीपल्स पार्टी 30 सीटें ले लेगी, वहां से वो तरीके इस्लाम को हम ये 30 सीटें दिलवा देंगे, वहां से हम उसको सीटें दिलवा देंगे। सर ये ड्रामेबाजी मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है और ले गई है। ये अब ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। अब कौम को आगे जाना चाहिए, कौम के सिपाही को भी वो हक मिलना चाहिए जो कौम के जनरल को है, कौम के मजदूर को भी वही हक मिलना चाहिए जो कौम के सरमायादार को है। सर ये जब तक कौम को एक कौम नहीं समझा जाएगा, जब तक बीइंग ए मुस्लिम सबको बराबर नहीं समझा जाएगा, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सर आपकी कैंपेन चल रही है इस वक्त, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां। सर आपके सामने लाहौर में जलसा नहीं करने दिया गया, कराची में 2 दिन पहले जलसे की इजाजत लेने गए, उनको इजाजत नहीं दी गई, इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही है। सर इजाजत मिली है लाहौर में, इनका लोग नहीं थे लाने के लिए, गिरफ्तारियां कर ली और रोड जो सियासी कारकुन गिरफ्तारी से क्यों डरता है, क्यों घबराता है? और अब कराची में जलसे की इजाजत नहीं दी गई, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? कराची में नहीं दी गई, आप मुझे बताएं लाहौर की बातें कर रहे हैं, कराची का जवाब दे दो। आपने किससे इजाजत मांगी, कहाँ रिजेक्ट हुआ, कुछ दिखाएं, कुछ हमें भी पता चले। दिखा देते हैं, ये प्रोग्राम खत्म हो गया, आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल दिखाइए, इजाजत क्यों नहीं मिलेगी? हुकूमत को वजह दी होगी ना, इसकी वजह मैंने पूरी कंप्लीटली नहीं पढ़ी, मगर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक प्रोग्राम खत्म है, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, इसमें 5-7 मिनट लगेंगे ढूंढने में। ठीक है, तो अभी आगे क्या स्ट्रेटजी है, कैसे रन करेंगे? सर एक झंडा लेके कोई निकलता है तो उसको भी पकड़ लेते हैं। आप कह रहे हो कि फलस्तीन के जो दिन मनाया गया था जिसके अंदर में पीटीआई अपने फलस्तीन के झंडों के साथ में निकली थी, तो लाहौर और पंजाब के अंदर में उनको गिरफ्तारियां की गई हैं। ये कौन सा इंसाफ है, कहाँ का कानून है? ये कौन सी बदमाशी चल रही है? सर आगे आपका पॉइंट ठीक है, सलीम सचवानी साहब का आगे। सर ये वो जुल पाकिस्तान मुझ कमाई जो लगाया हुआ है ना, अब ये खत्म होना चाहिए। सर ये बहुत हो गया, कमाना है तो पाकिस्तान में आओ, फिर लूट के चले जाओ बरतानिया में, अब ये खत्म हो गया लास्ट में आगे। और ये तमाम बरतानवी कवानीन जो बरतानिया के दौर के वो आर्मी के अंदर में है और हमारे मुल्क के अंदर ये तमाम कवानीन तब्दील होने चाहिए और अदलिया का निज़ाम एक बेहतरीन निज़ाम के तौर पर लाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर अदल नहीं है तो वो जालिमों में शुमार होता है जो अदल नहीं करता। ये कलाम पाक में इसका जिक्र मौजूद है। अब जो जालिम है उसका अंजाम क्या है? दोज़ख की दहकती हुई आग है, जिसके अंदर में आपको गले में तोप डाल के उल्टा लटकाया जाएगा और फेंका जाएगा। सर कुछ गौर करें उस बारे में भी, इतना आप न जाए कि अपने गुनाहों की माफी तक आप ना हासिल कर सकें। आगे आपका पॉइंट लास्ट में, टाइम बहुत कम है। सैयद सज्जाद अली शाह साहब, आपने सुने शिकवे एक पॉलिटिकल पार्टी को, इनका इल्ज़ाम है मौजूदा निगरां हुकूमत पर कि हमें कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही, न सिंध में, न पंजाब में, न केपी में। ये इल्ज़ाम इनका दुरुस्त है? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आज काबीना ने जिस तरह रिलीफ दिया है नवाज शरीफ साहब को, काबीना नीचे होती है, सदर पाकिस्तान का ओहदा बड़ा होता है। माशाल्लाह सदर पाकिस्तान बैठे हुए हैं, क्यों नहीं एक ऑर्डर के तहत जो वो इनके चेयरमैन को बाहर कर देते हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं और कैंपेन लेके चल रहे हैं और अपनी पार्टी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे? तो ये सवाल तो बनता सदर पाकिस्तान से, इनका ये इनकी पार्टी के हैं सदर पाकिस्तान। हाँ, मतलब कोई कॉमन मैन तो नहीं है, पार्टी के थ्रू होते होते वो सौदे पे गए ना, तो उनको उनके पास ये इख्तियारात तो हैं अभी, बशर्त ये कि उनकी मुद्दत हालांकि ख़त्म हुई हुई, लेकिन ये इख्तियारात उनके पास हैं कि सज़ा कलअदम करना है या सज़ा कम करनी है, बढ़ानी है, तो पेशरफ्त उनकी तरफ से होनी चाहिए। ब्रिज का किरदार कोई अदा कर रहा है इस वक्त? वो ही करेंगे, असल किरदार वही है, वही एक बंदा है जो सही सीट पे बैठा है, जो हर मीटिंग में घुस सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। ये उनका काम है, सदर पाकिस्तान का काम है कि वो अपना भरपूर किरदार अदा करें और वो इस मामले को देखें कि एक सियासी पार्टी के साथ क्या जुल्म हो रहा है। तो इस बात पे तो अगर जुल्म वाकई हो रहा है, साबित हो रहा है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं यार क्यों ऐसे सीट पे बैठूं, आजादी दी जाए, करे ना सर, वो ऑर्डर करना चाहिए उनको। बिल्कुल मैं आपकी बात कह रहा हूँ, उनको ऑर्डर करना चाहिए कि भाई आप ये जो नहीं होनी चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज क्यों है, किसका खौफ है? सर ये टाइम आएगा तो खान साहब इनसे पूछेंगे कि कॉम्प्रोमाइज क्यों है और क्या है उसका, उनके ये सवाल मैं इनसे नहीं कर सकता, वो खान साहब भी करेंगे टाइम आएगा तो, कि वो क्या कॉम्प्रोमाइज है, क्या सही किया, क्या गलत किया, कितने हाथ बंधे हुए हैं इनके, कितने हाथ खुले हुए हैं, इसके फैसले खान साहब भी करेंगे। सर चलें जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।